क्लास ये जो है जो हम बाकी का जो है वो फाइनेंशियल रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया, ई पार्ट रह गया था, लेकिन इधर से बेसिकली शुरू से शुरू कर लेते हैं क्योंकि बीच में वीडियो कट हो गई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे जो है रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स का जो है सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड बजटिंग कंट्रोल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम लोग पढ़े थे कि रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है ये क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसको वो फैसिलिटेट करता है और सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री डिवीजन को, कि जो भी उसको जो टास्क हैं वो साइन किए गए होते हैं, और जो उसके जो वो प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव एडवाइस जो होती है, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। ठीक है, जो आपके पास जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो उसकी स्कीम कौन से होते हैं जो वो फॉलो कर रहा होता है एलिमेंट। सबसे पहले जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो कंटिन्यू करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल डिवीजन, और वो उसको shall subject to the provision of sub-para D and E below exercise the power to the joint secretary। ठीक है, वो एक्सरसाइज कौन से कर रहा होता है, पावर की जॉइंट सेक्रेटरी की कर रहा होता है जो फाइनेंस डिवीजन में होती है, इन रिलेशन टू द मिनिस्टर डिवीजन टू विच ही इज़ अटैच। ठीक है, जो मिनिस्टर डिवीजन में जो भी उसको जो है उसको फाइनेंस डिवीजन में वो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जो पे जो है वो पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है शैल रिप्रेजेंट द फाइनेंस डिवीजन। ठीक है, जो उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फाइनेंस डिवीजन को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और उसका जो फोकल पॉइंट होता है वो उसका इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो उसका ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन का। ठीक है, उसका जो होता है उसका जो फोकल पॉइंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन की। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है उसने मिनिस्टर्स की या डिवीजन्स की, मिनिस्ट्रीज़ की या डिवीजन्स की। तो इसमें जो वो मॉनिटर कर रहा होता है मंथली स्टेटमेंट जो उसको एक्सपेंडिचर की और रिसिप्ट्स जो उसको फॉरवर्ड करता है CFAO। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग जो आपका ऑफिसर होता है वो उसको जोन से भी एक्सपेंडिचर की और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है वो उसको मंथली मॉनिटर करने का काम जो होता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के सर पे होता है, जो उसका मेंशन किया हुआ है पैरा 7 में। ठीक है, आई में और वो ड्रॉ करता है केयरफुल जो है उसको स्क्रूटनाइज करता है, और फिर वो जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की जो अटेंशन जो है ना वो दिलवाता है डिस्क्रिपेंसीज पर। ठीक है, और इफ़ एनी एंड शेल आल्सो सबमिट कमेंट्स टू AFS। ठीक है, जो उसके कोई भी अगर उसको फर्दर जो है उसको कमेंट्स चाहिए तो वो जो है वो एडिशनल फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होता है एक्सपेंडिचर का वो उसको सबमिट करवा देता है। ठीक है, सो इसका जो है 3 पर्पज़ हैं। एक तो उसको चीफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसको स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो है वो फॉरवर्ड करता है, उसको वो केयरफुली स्क्रूटनाइज करता है, और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की जो है वो जहाँ पे उसको डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वहाँ पे उसकी जो है वो अटेंशन दिलवाता है। और अगर जो है फर्दर उसे कुछ जो है वो सबमिट करवानी होती हैं कमेंट्स के लिए वो, तो वो एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को जो है वो एक्सपेंडिचर को वो सबमिट करवाता है। अच्छा, बी पार्ट जो है ये कहता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र शैल बी असिस्टेड बाय डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिवीजन्स एलोकेटेड एंड द क्वांटम ऑफ वर्क इंटरेस्टेड टू हिम। अच्छा, ये तो आपने जो है मैंने पिछले में भी बताया था कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो असिस्ट करता है डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र को, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द नंबर जितने भी डिवीजन्स के होते हैं डिपेंड करता है कि कितने जो है उसके हैं जो डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो है वो असिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र टॉप पे होता है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसके नीचे होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने डिवीजन्स आते हैं। ठीक है, हर डिवीजन का अपना एक अलग से जो होता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एंड देयर स्टाफ शेल बी पेड फ्रॉम। अच्छा, इसका जो स्टाफ होता है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र और उनका स्टाफ जो होता है उसको जो पे कहाँ से किया जाता है, उसको बजट जो मिलता है जो उसको ग्रांट किया जाता है जो फाइनेंस डिवीजन देता है।
उसमें से जो है इनको पे किया जाता है, यानी इनकी पेज जो होती हैं वो आती हैं बजट में से, बजट ग्रांट जो होती मिलती है उनको फाइनेंशियल डिवीजन्स की तरफ से, ठीक है, उसमें से इनको दी जाती हैं। अब जो उसका सी पार्ट है वो क्या है, एडवाइस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र in case falling outside the field of delegated power shall be binded on the administrative ministry division in case of a different of opinion with the financial advisor. The secretary of ministry division may take up the case with the additional financial secretary, expenditure financial secretary, or the minister may take it up with the finance minister, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो एडवाइस होता है ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो उनसे केसेस हैं वो फॉलोइंग जो कर रही हैं आउटसाइड द फील्ड ऑफ डेलीगेटेड पावर्स, जो इसकी डेलीगेटेड पावर्स में नहीं आती हैं, शैल बी बाइंडेड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिवीजन, ठीक है। तो इन केस ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन, अगर उससे कोई डिफरेंट ओपिनियन चाहिए विद द फाइनेंस एडवाइज़र, तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर डिवीजन जो होता है वो इस केस को जो है वो फॉरवर्ड कर देता है एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी को, ठीक है, या फिर वो मिनिस्टर जो है वो टेकअप कर लेता है उस केस को विद द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कोई मिनिस्टर जो होता है उस डिवीजन का वो टेकअप कर लेता है केस को उसको फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो है उसकी जहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है सी में वो बताया हुआ है कि जो उनकी उसकी डेलीगेशन ऑफ पावर्स में नहीं आता वो उसको फर्दर जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस केस को डिफरेंट ओपिनियन के लिए जो है वो फाइनेंस एडवाइज़र जो होता है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर को कर देता है या डिवीजन को कर देता है ताकि वो टेकअप कर ले केस को एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को या फाइनेंस सेक्रेटरी को, ठीक है, या फिर मिनिस्टर जो है वो टेकअप कर लेता है उस केस को, ये केस पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास डी पार्ट है, द फाइनेंस डिवीजन शैल कंटिन्यू टू डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू interpretation, application and relaxation of services and financial rules and regulation and allocation of foreign exchange in accordance with the prescribed procedure, except for the cases relating to interpretation, application and relaxation of service rules and regulation, which shall be forwarded by the minister division directly to the finance division. Regulation being the other cases shall be routed through finance advisor. तो यहाँ पे फाइनेंस एडवाइज़र जो है वो कंटिन्यू करता है अपना डील जो कर रहा होता है मैटर्स को, उनको इंटरप्रिटेट कर रहा होता है, उनकी एप्लीकेशन को, उनकी रिलैक्सेशन ऑफ सर्विसेज को, ठीक है, जो फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, और वो एलोकेशन ऑफ, ये तमाम इसके काम है, ये याद रखिएगा। रिलैक्सेशन ऑफ सर्विसेज, अगर कोई जो किसी को जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ सर्विस चाहिए, कोई एज इंक्रीज़ करनी है, तो वो भी आपका फाइनेंस डिवीजन ही कर रहा होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना है, एप्लीकेशन करना है या रिलैक्सेशन ऑफ सर्विसेज, ये सारे मैटर्स इसके अंदर आते हैं। और फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशंस जो होती हैं वो भी फाइनेंस डिवीजन में ही जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र ही कर रहा होता है, ठीक है। और एलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज उसे कहाँ एलोकेट करना है वो भी हमने पिछले बार देखा था कि वो भी जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र ही कर रहा होता है विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, एक्सेप्ट फॉर द केसेस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे उसे इंटरप्रिटेशन करनी होती है, एप्लीकेशन रिलैक्सेशन ऑफ सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन विच शैल बी फॉरवर्ड बाय मिनिस्टर डिवीजन डायरेक्टली टू द फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। जहाँ पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है मिनिस्टर डिवीजन को या फिर वो डायरेक्टली टू द फाइनेंस डिवीजन को, जो उसकी जो या फिर अदर केसेस हैं शेल बी रूटेड थ्रू फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो और दूसरे केसेस हैं जो उसको जो उसके पास से होके गुजरते हैं, जो उसकी वो उसको फर्दर फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। उनको भी डील भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ केसेस को जो उसकी जो है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, रिलैक्सेशन ऑफ सर्विसेज में कहाँ कुछ रूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है मिनिस्टर डिवीजन को, मिनिस्ट्रीज़ को या डिवीजन को डायरेक्टली टू द फाइनेंस डिवीजन, ठीक है, सही। तो फाइनेंशियल नेक्स्ट में है ई पार्ट आपके पास होता है फाइनेंशियल सेक्शंस रिलेटिंग टू सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर अकॉर्डिंग विद द
concurrence of the financial deviance will be endorsed to audit through the wing and not through the deputy financial advisor of the ministry deviance. तो आपके पास जो फाइनेंशियल सेंशंस होती हैं जो आपके रिलेट कर रही होती हैं सर्विस रूल्स से रेगुलेशन से जो आपके अकॉर्डिंग टू द उसके होते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि वो आपके पास फाइनेंशियल जो सेंशंस हैं वो आपके पास जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड जो आपके पास होते हैं जो आपके अकर कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस होती हैं उसकी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स फाइनेंस डिवीजन के वो इंडोर्स करना पड़ता है ऑडिट को, ठीक है, थ्रू द विंग, उसे विंग के थ्रू करना पड़ता है, नॉट थ्रू द डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, वो विंग के थ्रू करता है जो उसे इंडोर्स करवाना पड़ता है ऑडिट थ्रू द विंग, ठीक है, नॉट थ्रू द डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू नहीं करवाता होता बल्कि विंग के थ्रू करवा रहा होता है ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन्स, ठीक है। ऑडिट का जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो विंग के थ्रू करवाएगा, ना कि जो है वो उसके डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू करवाएगा। अच्छा, जो 10 वाला है वो आप रखिएगा, देखें इसको, रेफरेंस टू फाइनेंशियल एडवाइज़र फाइनेंस डिवीजन। अब ये रेफरेंसेस के जो केसेस होते हैं उनको वो कैसे डील करता है। इन केस वेयर अ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एडवाइज़र फाइनेंस डिवीजन इज़ नेसेसरी द चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर शैल इंश्योर दैट। तो जहाँ पे उसको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र को या फाइनेंस डिवीजन को जो ज़रूरी होते हैं उसमें चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो क्या आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। द केस जो होता है वो प्रॉपरली जो है वो एग्जामिन इन अकॉर्डिंग विद द रिलेटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स। जो आपका केस होता है वो प्रॉपरली आपको एग्जामिन करना पड़ता है जो अकॉर्डिंग्स विद द जो आपके पास रेलिवेंट जो आपके पास रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जो सा भी केस आएगा उसको आपको प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो आपके पास गिवन रूल्स हैं रेगुलेशंस और रेलिवेंट जो आपके पास रूल्स हैं उसके जो भी केस के जो रेलिवेंट रूल्स हैं और ऑर्डर्स हैं उसको आपको प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ेगा। बी पार्ट आपके कहता है कि आपको जो द फैक्ट ऑफ द केस एंड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस आर क्लियरली स्टेटेड इन अ सेल्फ contain note or office memorandum which shall be submitted in duplicate and जो फैक्ट ऑफ द केस है और जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्लियरली जो है वो आपके पास जो है स्टेट करता है कि वो सेल्फ कंटेन नोट और ऑफिस मेमोरेंडम जो है विच शैल बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, ठीक है। जो आपके पास जो भी आपके पास केस आता है उसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो आपको क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, मतलब कि उसको क्लियरली समझ आना चाहिए जो इन अ सेल्फ कंटेन्ड नोट, ठीक है, उसके सेल्फ कंटेन्ड नोट में उसे क्लियरली जो है वो उसे समझ आना चाहिए, उसको स्टेटेड उसमें क्लियरली उसको मेंशन करना चाहिए बल्कि इसको होना चाहिए। और ऑफिस मेमोरेंडम आपके पास जो सा है उसमें आपको क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए विच शैल बी सबमिटेड, जो उसे सबमिट करवाने इन डुप्लीकेट, यानी कि उसकी डुअल कॉपीज़ आपको जो है ना डुप्लीकेट में आपको सबमिट करवानी है, यानी कि आपको 2 कॉपी सबमिट करवानी है, ठीक है। नंबर सी, such further data and information is furnished as may be asked for by the financial advisor, deputy financial advisor, finance division or for the proper disposal of the issue reference to him। अच्छा, ये जो सच फर्दर डाटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको फर्निश किया जाएगा एज मे बी आस्क्ड फॉर बाय द फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र। और अगर जो है फर्दर जो डाटा आपको या इन्फॉर्मेशन उस केस में किसी भी में चाहिए तो वो आपको जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको वो भी डाटा प्रोवाइड करे, ठीक है। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंस डिवीजन फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इशू रेफरेंस टू हिम, जो सा भी उसको प्रॉपर जो डिस्पोजल जो इशू है वो उसे जो सा भी रेफरेंस देना है उसके हिसाब से उसे प्रॉपर जो है ना वो डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है जो भी फाइनेंस एडवाइज़र मांगेगा, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र मांगेगा या फाइनेंस डिवीजन मांगेगा उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
ताकि वो केस को प्रॉपर्ली जो है ना डिस्पोजल और इशू को जो है वो जो उसको जो सा वे है वो रेफ़र किया गया है उसको समझ सके। नेक्स्ट आपके पास है 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो इन रिस्पेक्ट टू जो सी भी उनके जो गिवन अथॉरिटीज़ और पावर्स गिवन है मिनिस्ट्री डिवीजन में, तो उसमें आपके पास कौन सी हैं टू विच दे आर अटैच शेल बी एज फॉलोज। वैस ये तो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट आ जाता है करंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो यहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 करंट एक्सपेंडिचर में आपके पास आ जाते हैं अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन बजट प्रोविजन। जो आपके पास अप्रूवल कौन सा होता है बजट एक्सपेंडिचर का और बजट प्रोविजन का, वो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर शेल हैव फुल पावर टू अप्रूव एक्सपेंडिचर प्रपोजल एंड टू एक्सेप्ट बजट प्रोविजन एक्सेप्ट दैट द केसेस इन्वॉल्विंग इम्पॉर्टेंट इशूज ऑफ policy shall be submitted to the additional finance secretary, finance minister। ठीक है, जो आपके पास जो है सबसे पहले जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो उसके पास जो है फुल पावर होती है कि वो अप्रूव कर सके एक्सपेंडिचर्स प्रपोजल्स को। जो भी उसके पास एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स आते हैं वो अगर उनको रेलिवेंट समझता है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो उसके पास फुल पावर होती है एक्सेप्ट करने की, और वो एक्सेप्ट करता है बजट प्रोविजंस। और जो बजट प्रोविजंस हैं उन्हें एक्सेप्ट द केसेस, जो कुछ केसेस ऐसे हैं उन केसेस के अलावा जो उससे इन्वॉल्विंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ऑफ पॉलिसी। ठीक है, जो उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रिलेटेड तो पॉलिसीज़ होते हैं वो उसके सबमिट करवाने पड़ते हैं एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंशियल मिनिस्टर को। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो उसमें उसके पास फुल पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो अप्रूव करवा सके एक्सपेंडिचर को और एक्सेप्ट बजट प्रोविजन। ठीक है, एंड टू एक्सेप्ट बजट प्रोविजन, जितने भी उसको बजट की प्रोविजंस मिल रही हैं एक्सपेंडिचर के लिए प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट कर सके। उसके पास फुल अथॉरिटी होती है एक्सेप्ट उसके केसेस के जिनमें जो है ना पॉलिसी का इशू आ रहा होता है और जो से सबमिट करवाने पड़ते हैं फर्दर नोट के लिए एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, तो नंबर 1 नोट आपके पास क्या आता है, डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है, जो डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसमें क्या होता है, शैल हैव पावर टू अप्रूव एक्सपेंडिचर नोट एंड टू एक्सेप्ट बजट प्रोविजन अप टू ₹5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन मीन 50 लाख। ठीक है, 1 मिलियन आपके पास जो होता है वो 10 लाख का होता है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, सो जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है उसके पास पावर होती है कि वो अप्रूव करवा सकता है एक्सपेंडिचर को, कितने जो एक्सपेंडिचर प्रपोजल का होता है जिनको वो एक्सेप्ट करवा सकता है, जो उसके पास बजट प्रोविजन दी हुई है एक्सपेंडिचर की या एक्सेप्ट करे वो टोटल जो बजट प्रोविजन की वो 5 मिलियन तक होती है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ये वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्टी सेक्रेटरी जो होती है या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र वो किस लिमिट तक जो है वो आपको जो एक्सपेंडिचर या बजट प्रपोजल जो है वो बजट प्रोविजंस को अप्रूव करवा सकता है, तो वो 5 मिलियन है। नंबर 2 फाइनेंशियल सेंक्शंस जो होती हैं वो रिक्वायरिंग एंडोर्सिंग बाय द फाइनेंस डिवीजन other than sanctions relating to service rules and regulations which are accorded with concurrence of a finance division shall be endorsed to audit through the deputy financial advisor of ministry division concerned। जो फाइनेंशियल सेंक्शंस होती हैं रिक्वायरिंग, जिसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसमें इंडोर्स करना होता है फाइनेंस डिवीजन को, जो उसमें से अदर सेंक्शंस होती हैं रिलेटेड टू सर्विस रूल्स, जिनमें सर्विस रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आते हैं वो विच आर अकॉर्डेड विद कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन। जो तो यहाँ पे वो कोई बात कह रहा है सिंपल ही कि जो फाइनेंशियल सेंक्शन जितनी भी फाइनेंशियल सेंक्शंस होती हैं जिन्हें वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो इंडोर्स करें फाइनेंस डिवीजन्स, एक्सेप्ट वो वाली सेंक्शंस जिनमें जो है ना सर्विस रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं और जो उसे इंडोर्स करवाने पड़ते हैं जिसमें जो है ना थोड़ी सी फाइनेंस डिवीजन की जो है वो से जो होती है
उससे थोड़ी सी जो है वो उसकी रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उससे फाइनेंस डिवीजन की जो है वो इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, और उसे फर्दर एंडोर्स करवाने पड़ते हैं ऑडिट के थ्रू। डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द मिनिस्टर और डिवीजन जो कंसर्न होता है उससे एंडोर्समेंट भी चाहिए होती है उससे। सो वो वाले जो फाइनेंशियल सेंशंस जो होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सेंशंस जो होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो रिक्वायर करता है कि वो फाइनेंशियल डिवीजन जो होते हैं सेंशंस को अप्रूव करते, इंडोर्स करते। लेकिन कुछ जो इसमें सर्विस और रेगुलेशंस वाले होते हैं उसे फाइनेंस डिवीजन को जो है वो इंडोर्स करवाना पड़ता है ऑडिट के थ्रू, टू ऑडिट थ्रू जो होता है ऑडिट से इंडोर्स करवाना पड़ता है, थ्रू डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो ऑडिट से इंडोर्स करवा के दे देता है जो मिनिस्टर या डिवीजन का कंसर्न होता है। अच्छा, यहाँ पे लमसम प्रोविजन क्या होती है? इसमें लमसम प्रोविजन क्या होता है? अच्छा, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम अ लमसम प्रोविजन शैल बी एग्जामिन्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फाइनेंशियल एडवाइज़र। ही शैल सबमिट अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू AFS। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसका जो फाइनेंस किया जाए, जो एक्सपेंडिचर जो है जो फाइनेंस किया जाता है, जो लमसम प्रोविजन के थ्रू जो एग्जामिन करता है, डिस्पोज करता है जो उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, ही शैल सबमिट, वो क्या करता है कि सबमिट करवाता है मंथली स्टेटमेंट। वो मंथली स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो सबमिट करवाता है एक्सपेंडिचर टू AFS, एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो लमसम प्रोविजन है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो उसे एग्जामिन करता है और उसको डिस्पोज जो होती है वो उसको फर्दर जो है वो उसको सबमिट करवाता है AFS के थ्रू, उसे सबमिट करवाता है मंथली स्टेटमेंट को ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, सिंपल सी बात ही है इसमें। और इसमें नंबर 3 में प्रपोजल ऑफ सप्लीमेंट ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। जो अब इसका जो पास जो होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो बता रहे हैं आपको कि प्रपोजल जो होता है वो ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जो उसका अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर होता है उसको वो कैसे डील करता है। ठीक है, लेकिन ये केस जो है ना याद रखिएगा, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट में जो है वो कैसे अनएक्सपेक्टेड जो उसके पास एक्सपेंडिचर है उसको कैसे वो डील करता है। तो प्रपोजल फॉर द सप्लीमेंट्री ग्रांट शेल लाइक अदर एक्सपेंडिचर प्रपोजल। जो प्रपोजल होता है फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट शेल लाइक अदर एक्सपेंडिचर प्रपोजल, जो उसका प्रपोजल फॉर be examined by the financial advisor concerned as per the instruction contained in Annex 2 to this office memorandum। सही, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो उसका प्रपोजल जो उसके सप्लीमेंट्री ग्रांट में है वो उसके वो बिल्कुल जो है अदर एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स की तरह ही होते हैं। बी एग्जामिन्ड बाय द फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो उसके वो एग्जामिन करता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो एग्जामिन करता है उसको जो उसके कंसर्न पर इंस्ट्रक्शन, जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन जो Annex 2 में उसके पास गिवन है, Annex 2 में उसके पास जो गिवन है टू द ऑफिस मेमोरेंडम में, वो उसके थ्रू जो है वो उसको कंसर्न जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए वो उसके सप्लीमेंट्री ग्रांट को जो है वो देखता है, एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स को उसके हिसाब से जो है एग्जामिन करते हुए जो है वो उसे फर्दर जो है प्रोसेस में लाता है। ठीक है, द फाइनेंशियल एडवाइज़र शेल सबमिट केसेस फॉर सेंशंस ऑफ टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट टू AFS। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो सबमिट करता है जो केसेस जो है उसको लगते हैं वो सेंशन होने चाहिए ऑफ टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो जो है वो AFS को सबमिट करवा देता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, ही शेल सबमिट द केस फॉर टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो AFS यानी कि एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को जो है वो सबमिट करवाता है। टेक्निकल ग्रांट कितनी होती है? अप टू 100, जो आपके पास कितनी है
1 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन यानी कि 1 करोड़, ठीक, ये आपके पास 1 करोड़ होगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट अप टू 100 मिलियन। पहले जो हमने देखा था वो हमारे पास था 5 मिलियन जो था, वो हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी जो था वो कितना वो अप्रूव करवा सकते एक्सपेंडिचर 5 मिलियन, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है वो जो है वो कितना लेके आ सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो सबमिट करवा सकता है टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट को। टेक्निकल जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो उसके पास 100 मिलियन है यानी कि 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ वो अप्रूवल करवा सकता है ऑफ AFSE, ठीक है। वो अप्रूवल के लिए भेज सकता है असिस्टेंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी को, उसे सबमिट करवा कि नहीं सबमिट करवा देता है कि वो अप्रूवल के लिए उससे टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट 1 करोड़ तक होती है, ठीक है। The cases for sanction of technical supplementary grant beyond rupees 100 million and regular supplementary grant shall be submitted by the financial secretary through AFS to the financial secretary for approval. तो यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है कि जब एक 100 मिलियन जो होता है वो अगर हो उसके पास तो वो उसे डायरेक्टली AFS को सबमिट करवा देता है। अगर उसके पास जो है, अगर उसके पास सप्लीमेंट्री टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है 100 मिलियन से ज़्यादा की हो, ठीक है, तो वो उसे वो रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो सबमिट करवाता है, शैल बी सबमिटेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो थ्रू AFS यानी कि वो एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी के थ्रू वो जो है फाइनेंशियल सेक्रेटरी को भिजवाता है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी को अप्रूवल के लिए भिजवाता है, यानी कि FA भिजवाएगा AFS को और वो फर्दर फाइनेंशियल सेक्रेटरी को भिजवाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस होता है, यानी कि वो जो आपके पास 100 मिलियन से ज़्यादा की है उसके पास, और ये उसके पास जो है वो रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ठीक है, और वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो वो उससे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र को भिजवाएगा फाइनेंशियल सेक्रेटरी को अप्रूवल के लिए। अब इसमें जो है नेक्स्ट केस आपके पास आ जाता है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है वो आपके पास क्या आएगा, पावर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल डिवीजन और एज सेट ऑन Annex 1 shall be exercised by financial advisor except reappropriation from to or within the employee's related expenses and from utility charges which shall be submitted by financial advisor to AFS for approval। जो इसमें पावर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल डिवीजन है, जो इसमें जो आपके पास जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल डिवीजन है वो उसमें सेट की हुई है Annex 1 में। Annex 1 हम सबसे एंड में देखेंगे। जो उसमें एक्साइज क्या करवाता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्सेप्ट रीअप्रोप्रिएशन फॉर्म, ठीक है, टू और विद इन द एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसमें वो टू और विद इन द एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उसमें रिलेटेड एक्सपेंसेस को देख रहा होता है और फ्रॉम यूटिलिटी चार्जेस को चेक कर रहा होता है, ठीक है, विच शैल बी सबमिटेड बाय फाइनेंशियल एडवाइज़र टू AFS फॉर अप्रूवल। तो इसमें सिंपल सा केस ये है कि जो उसमें दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और यूटिलिटी चार्जेस आ जाते हैं जो सबमिट करवाए जाते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र को। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो सबमिट करवा देते हैं AFS को फॉर अप्रूवल। सिंपल सी बात है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड एक्सपेंसेस और यूटिलिटी चार्जेस होते हैं वो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल अगर थोड़े से ज़्यादा हो गए तो वो जो है उसका जो है वो बिल जो है, ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो उसको सबमिट करवा देता है फाइनेंशियल एडवाइज़र AFS को अप्रूवल के लिए। अब क्रिएशन ऑफ पोस्ट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो है याद रखिएगा, स्पेशली ये वाला चीज़, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन फंड्स तो खैर इतना नहीं है, लेकिन जो है
इस जो है इसका ये सप्लीमेंट्री ग्रांट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है उसने फिगर को बताया हुआ है कि अगर ज़्यादा हो जाए 100 मिलियन से तो वो क्या करेगा, अगर 100 मिलियन है तो वो क्या करेगा। सही है, नॉर्मली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एफपीएससी पूछ ही लेता है। अब ये वाला केस है, इसमें क्रिएशन ऑफ पोस्ट का है। अब क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी जो होती है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के ही सबमिट करवा देता है केसेस को जो उससे क्रिएशन ऑफ पोस्ट से रिलेटेड होता है। अब ये जो इसमें केस है, ठीक है, जो ए एफ पोस्ट टू एएफएस, ठीक है, सबसे पहले ये भी एएफएस को सबमिट करवा देता है, लेकिन ये कौन सा वाला होता है, बीपीएस 1 to 19 जो होता है अप्रूवल के लिए, जो होता है वो क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए एएफएस को सबमिट करवा देता है। लेकिन जो है जो केसेस होते हैं यहाँ पे, जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट इन बीपीएस 20 एंड अबव शैल बी सबमिटेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर थ्रू एएफएस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो डायरेक्टली सबमिट करवा देता है केसेस को, कौन से वाले को, एएफएस को, जो बीपीएस 1 to 19 है अप्रूवल के लिए। जो उसके केसेस होते हैं जिसमें वो क्रिएट करता है पोस्ट को बीपीएस 20 और अबव से ज़्यादा, तो वो उसे सबमिट करवाता है फाइनेंशियल एडवाइज़र को थ्रू एएफएस, ठीक है। तो ये वही केस हो जाता है जो ओवर अगर उसका सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया था तो उसने भी उसमें जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र ने जो था वो एएफएस के थ्रू जो है सबमिट करवाया था फाइनेंशियल सेक्रेटरी को, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो भी यहाँ पे जब उसके बीपीएस 20 जब बड़ा ग्रेड आ गए तो वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी को एएफएस के थ्रू सबमिट करवाएगा अप्रूवल के लिए। However, a proposal case involving creation of the large number of posts in pay scale mentioned above and necessitating a hierarchical structure requiring the creation of post above BS 19 shall be dealt with as a single proposal case. The whole case shall irrespective of the scale of post require approval at the level of financial secretary, ठीक है। हावर जो प्रपोजल्स हैं या केसेस हैं जिनमें इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें इनकी इन द पे स्केल, ठीक है, जिसमें जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें बहुत सारी फॉर एग्जांपल BS 19 की आ गई हैं जिसमें पे स्केल जो होता है मेंशन अबव एंड नेसेसिटीज़ आ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको जो है ना उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर में भी आपको जो है ना कुछ रिक्वायर आपको करना है कि जिसमें आपको क्रिएशन ऑफ पोस्ट आपको ज़्यादा बनानी है अबव BS 19, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो ज़्यादा पोस्ट आ गई हैं जिनमें आप BS 19 से अबव पोस्ट हैं और उसमें आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर में भी आपको जो है ना थोड़ी सी जो है वो नेसेसिटी है कि आपको उसमें जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा आप इंक्रीज़ करें, तो वो भी जो है वो डील करेगा सिंगल शैल बी डेल्ट विद अ सिंगल प्रपोजल केस। आप उसको एक सिंगल प्रपोजल केस में आप डील करेंगे और जो होल केस है वो आप जो है वो पोस्ट जो है वो आपका जो है अप्रूवल लेवल जो है वो आपका फाइनेंशियल सेक्रेटरी ही होगा, ठीक है। वही मेथड कैलकुलेट करेगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को भेजेगा, एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी को सेंड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 5 के बाद 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्टेंजेंट पेड स्टाफ। अब ये अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्टेंजेंट पेड स्टाफ क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी एडवाइज़र जो होता है वो सेल सबमिट प्रपोजल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्टेंजेंट पेड स्टाफ टू एएफएस फॉर अप्रूवल। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो सबमिट करवाएगा प्रपोजल्स, ठीक है, जो उसकी अपॉइंटमेंट है कॉन्टेंजेंट पेड स्टाफ की एएफएस को अप्रूवल के लिए, ठीक है। वो सिंपल है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो एएफएस को पे सबमिट करवा देगा अप्रूवल के लिए। अच्छा, राइट ऑफ लॉसेस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो लॉसेस होते हैं आप उसे किस तरीके से डील करते हो। तो यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं विच शेल डिस्पोज ऑफ केसेस ऑफ फॉर राइट ऑफ लॉसेस बियॉन्ड ₹5 मिलियन, ठीक है। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो डिस्पोज ऑफ कर देगा या राइट ऑफ कर देगा लॉसेस को जिनमें वो 5 मिलियन तक के केसेस हैं अप टू 10 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन टू 10 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद ही उसे राइट ऑफ कर देगा ये लॉसेस को, ठीक है। लेकिन जो उसके ही शेल सबमिट केस फॉर राइट ऑफ लॉसेस अप टू 20 मिलियन
टू AFS, ठीक है। जो उसके पास ज़्यादा सबमिट करने के लिए जो है लॉसेस 20 मिलियन जो है वो AFS को अप्रूवल के लिए सेंड कर देगा, ठीक है। द केस फॉर राइट ऑफ लॉसेस अबव ₹20 million shall be submitted by the financial advisor through AFS to financial secretary, जिसमें जो है 20 मिलियन के जो केसेस होंगे वो AFS को सबमिट करवाएगा फाइनेंशियल सेक्रेटरी को के थ्रू अप्रूवल के लिए, ठीक है। कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है वो उसे अप्रूव करे कि वो उसे 20 मिलियन के जो लॉसेज हैं उन्हें राइट ऑफ कर सके, सही। जो 5 मिलियन टू 10 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी खुद जो है उसे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो खुद जो है उसे राइट ऑफ कर सकता है। लेकिन जो फाइनेंशियल जहाँ पे उसका लॉस ज़रा ज़्यादा हो जाता है 20 मिलियन आ जाता है, ठीक है। तो वो 20 मिलियन से जो है ये 20 मिलियन या 20 मिलियन से अबव के केसेस जो है वो राइट ऑफ करने के लिए जो है वो AFS को सबमिट करवाता है ताकि वो फर्दर सबमिट करवा सके फाइनेंशियल सेक्रेटरी को अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डिवीजन ऑन कमिटी। तो यहाँ पे उसके पास क्या चीज़ आ जाता है, द फाइनेंशियल एडवाइज़र डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र accredited to the administrative ministry division shall represent the finance division as various committee including PAC public accounts committee and DAC public accounts committee and departmental account committee and prepare briefs for financial secretary AFS, ठीक है। since secretaries public accounts committee have full authority for purchase, hence normally financial advisors or deputy financial advisors will not be the member of purchase committee of minister division, which shall include officials of ministers division department. If public accounts committee so wish, they may seek an exception from finance division if so required. तो यहाँ पे आपकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस डिवीजन ऑन कमेटी, जब आपके पास जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसकी बात कर रहा है कि जो यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो क्रेडिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स डिवीजन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा फाइनेंस डिवीजन में एट वेरियस कमेटीज़, ठीक है। वो जो फाइनेंस एडवाइज़र है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, वो वेरियस कमेटीज़ में जो है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ के हैं या डिवीजन्स के हैं, वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए वो उनको अटेंड करेगा बोथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी में भी और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में, और प्रिपेयर करेगा ब्रीफ फॉर फाइनेंशियल सेक्रेटरी। जो ब्रीफ्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए, एडिशनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए वो ब्रीफ्स भी तैयार करेगा। सिंस जो उसके सेक्रेटरीज़ हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, फुल पावर फॉर परचेज़, जो उसके सेक्रेटरीज़ हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनके पास फुल पावर है परचेज़ के लिए। हेंस नॉर्मली जो उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, विल नॉट बी द मेंबर ऑफ परचेज़ कमेटी। जो उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं वो नॉर्मली जो परचेज़ कमेटी होते हैं, कमेटीज़ होती हैं उनकी ऑफ मिनिस्टर डिवीजन के होते हैं, वो उनको उसके लिए डायरेक्टली जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। विच विल इंक्लूड ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं मिनिस्टर डिवीजन और डिपार्टमेंट के वो इंक्लूडेड होते हैं। अगर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सो विच दैट दे में सीक एन एक्सेप्शन फॉर फाइनेंस डिवीजन इफ़ सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो विश करती है कि वो एक्सेप्शन देखे फाइनेंस डिवीजन में, तो वो उनको वो भी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है फाइनेंस डिवीजन के द्वारा, जो अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। द फाइनेंशियल एडवाइजर शेल बी एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट स्कीम फ्रॉम बिगनिंग टू completion. He shall be responsible for the scrutiny. He shall be responsible for the scrutiny and approval of development scheme of the federal government costing up to rupees 40 million, which do not require submission of the central development working party. ठीक है. Here however, before according approval, the financial advisor shall consult the finance division which necessary to ensure policy conditions. जो उसका फाइनेंस डिवीजन है वो विल शेल बी एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट स्कीम। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो एसोसिएट करता है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ डेवलपमेंट स्कीम से, जो आपके बिगनिंग से लेके कंप्लीशन तक। ठीक है. तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्क्रूटनी के लिए, अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट स्कीम जितनी भी होती है गवर्नमेंट के अंदर जिसमें कॉस्टिंग रुपीज़ 40 मिलियन होती है. ठीक है. उसके लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी वो कॉस्टिंग होती है जिसकी रुपीज़ 40 मिलियन है. ठीक है. विच डू नॉट रिक्वायर सबमिशन टू द सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी. तो वो उसको जो है वो आपका जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो आपका उसमें स्क्रूटनी भी करता है, अप्रूवल भी करता है जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो होती हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की होती हैं, जिनमें कॉस्ट होती है 40 मिलियन तक. और उसके लिए जो उसको रिक्वायर नहीं होता कि वो सबमिट करवा सके सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को. ठीक है. वो उसको खुद ही ऑथराइज़ करता है, उसको खुद ही वो अप्रूव करता है, उसको खुद ही स्क्रूटनाइज करता है. हाउएवर बिफोर अकॉर्डिंग अप्रूवल द फाइनेंशियल एडवाइज़र शेल कंसल्ट द फाइनेंस डिवीजन. ठीक है. जो उसमें अप्रूव करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो कंसल्ट करता है फाइनेंस डिवीजन से, जहाँ पे वो ज़रूरी समझता है, जहाँ पे उसे पॉलिसी और कंडीशंस को देखना होता है, जहाँ पे उसे इंश्योर करना होता है. ठीक है. ही और वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्टर डिवीजन फॉर कंसिडरेशन और द सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रूटनी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स से, जो से ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्टर डिवीजन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी. वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्क्रूटनी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जितनी भी स्कीम्स हैं जो उसने स्पॉन्सर की हुई होती है मिनिस्टर डिवीजन से, मिनिस्ट्री और ये मिनिस्ट्रीज और डिवीजन ने, इसमें कंसिडरेशन ऑफ द सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो होती है उसकी इंक्लूड होती है. अच्छा. ही शैल फर्निश हिज व्यूज़ और टू द AFS थ्रू फाइनेंस डिवीजन. ठीक है. वो फर्निश करता है अपने व्यूज़ को टू द AFS, जो AFS को अपने व्यूज़ सेंड करता है थ्रू फाइनेंस डिवीजन. ठीक है. जो उसके जो है वो फाइनेंस डिवीजन को अपने AFS के थ्रू जो है वो अपने व्यूज़ जो है वो सबमिट करवाता है. द फाइनेंस डिवीजन जो है वो शेल इंश्योर द फॉलोइंग. तो फाइनेंस डिवीजन जो है वो इंश्योर करता है फॉलोइंग चीज़ों को. ठीक है. नंबर 1 उसमें आ जाता है द स्कीम फिट्स इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान. जो उसकी स्कीम्स हैं वो फिट होती हैं ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान में. नंबर 2 स्कीम्स डज नॉट क्लैश विद एनी अदर स्कीम्स ऑफ एनी अदर मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट either in principle or in details, and there is no consideration policy being followed in schemes of two different minister division department. तो यहाँ पे जो स्कीम्स होती हैं वो डज़ नॉट क्लैश, वो जो स्कीम्स हैं वो अब क्लैश नहीं कर रही जो उसकी विद एनी अदर स्कीम्स और एनी अदर मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट. जो उसकी स्कीम्स जितनी भी हैं उसका जो है वो क्लैश नहीं कर रही उसके किसी दूसरी स्कीम्स के साथ जो मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट में जो है जो उसकी प्रिंसिपल में आ रही हैं, या फिर उसमें जो है उनमें डिटेल्स में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी जो है ना उन दोनों में नहीं हो रही है बीइंग फॉलोड इन स्कीम्स. ठीक है. उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनमें जो उनका जो है वो उनमें क्लैश नहीं आ रहा है किसी भी किस्म का. ठीक है. ऑफ टू डिफरेंट जो दो डिफरेंट जो है मिनिस्टर डिवीजन या डिपार्टमेंट के दरमियान में. ठीक है.
उसके अलावा क्या वो कह रहे हैं, सी पार्ट, देयर इज़ नो डुप्लीकेशन इन द स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट बोथ इन मेजर वर्क एंड इन रिटेल वर्किंग। तो इसमें वो कह रहा है कि उनमें डुप्लीकेशन जो थी वो स्कीम्स में नहीं है, वे जो उनमें वेरियस मिनिस्टर डिवीजन और डिपार्टमेंट में जो है बोथ इन मेजर वर्क एंड इन रिटेल वर्क, दोनों में जो है वो उनकी डुप्लीकेशन नहीं है, मतलब एक दूसरे की वो डुप्लीकेट नहीं है जो उनका काम है, ठीक है, जो स्कीम है एक दूसरे की डुप्लीकेट नहीं है, उन्होंने जो है वो एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो उनका मेजर वर्क और डिटेलिंग वर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो थे वो एक्सरसाइज देयर पावर विद इन द गाइडलाइंस अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल डिवीजन। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होती हैं वो अपना जो है वो एक्सरसाइज कर रही होती है पावर जो उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है, जिनमें अप्रूव किया हुआ है। फाइनेंशियल एडवाइज़र और जो उसमें डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र होती हैं वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं पावर को, जिनमें उनको गाइडलाइंस जो होती हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं, अप्रूव की हुई हैं फाइनेंस डिवीजन के द्वारा। अब यहाँ पे 12th जो है हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस डिवीजन इन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टीज़। अब ये जो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है फाइनेंस डिवीजन को डेवलपमेंट वर्किंग पार्टीज़ में, ये मैं अभी देख रही थी कि यहाँ पे जो है ये बजटरी प्रोसीजर और ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थोड़ा ही लेक्चर बहुत है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट भी इसमें जो है वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें इससे 2 या 1 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज बजट में जो भी जो है ये पूछ लिया जाता है, सो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से जो है मेन पॉइंट्स जो आज के लेक्चर में से जो है वो अलग करके आप लिखते जाएं। इसके एंड में तो मैं वैसे बताऊंगी, एक रिवाइज लेक्चर हम लोग कर लेंगे जिसमें जो है एक ही लेक्चर में 20-25 मिनट्स में हम लोग ज़रा ओवरव्यू कर लेंगे, जिसमें जो है हम लोग पूरा कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स देख लेंगे कि एक्चुअल में इसमें था क्या, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है हम लोग देख तो लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ना ज़रूरी है। सही, यहाँ तक जो है इसका मेन है, जो लॉ तो मोस्टली ख़त्म हो जाता है। ये इसका एनेक्स 1 है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा करेंगे। मैं ज़रा चाहती हूँ कि जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि ये सॉलिड पॉइंट्स होते हैं, लॉ में कोई चीज़ चेंज नहीं होता, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं है, या फिर आपका वो नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो आपका चेंज हो जाएगा, या आपका स्टेटस क्यों होता है आपका सेम रहता है। आपको इसमें सॉलिड नंबर होते हैं, और आपको जो है ये सॉलिड नंबर वालों में जो है ना आपको नंबर गेन करने चाहिए। सो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा इसमें जो है इनकी ड्यूटीज़ वगैरह जो है उन्होंने ज़्यादा बताई नहीं है कि नेम ऑफ पावर क्या है, पावर डेलीगेटेड टू द मिनिस्टर डिवीजन क्या है, पावर डेलीगेशन डेलीगेटेड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिमार्क्स फर्दर दिए हुए। सो यहाँ पे जो है उन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में बता दिया है, इसको थोड़ा सा हम एंड में पढ़ लेंगे, ठीक है। पावर टू डिक्लेयर स्टोर सरप्लस ऑफ अनसर्विसेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। इसमें भी जो है वो कितनी डेलीगेशन की पावर क्या है, उनको कितना फ़ंड एलोकेट करने की इजाज़त है, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है सही है। इसमें अभी जो है आप लोग इसके जो है वो देखना शुरू करें, और इसके थोड़े से मेन पॉइंट्स जो हैं वो लहदा से करके लिख लें, जो आप समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। सही, चलें बस आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे यहाँ से इसके बजटरी जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो बजटरी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वहाँ से हम जो है वो इसको सिंपल हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजटरी प्रोसीजर, रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस डिवीजन एंड डेवलपमेंट वर्किंग पार्टीज़, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कल मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।